हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस प्रीलिम्स 2020 टेस्ट सीरीज़ का ये 15 टेस्ट नंबर का फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 14 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, आपको वहाँ सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, सारे एक ही पास आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी कोई सजेशन हो इसके बारे में, ठीक है, वो भी आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कोई अगर चेंजेस चाह रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो बाकी तो हम लोग टेस्ट सॉल्व ही कर रहे हैं। अब तो मेरा प्रॉपर आने ही लगा है टेस्ट, क्योंकि अब हेल्थ थोड़ी सी सही हो गई है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर डेली का डेली आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा जब तक कि हमारे ये कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो जब तक हमारा टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगा तब तक हम देखेंगे, जब तक मतलब हमारा पेपर नहीं होगा यूपीएससी वाला। ठीक है, तो इसमें ये आज का जो टेस्ट है इसमें आपको देखने को मिलेंगे तीन के तीन मतलब इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें क्या है कि मतलब जो तुम्हारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था है, पॉलिटी सिस्टम है, और वर्किंग इंडियन इंस्टीट्यूशन है, और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, और ये आपका मॉडर्न इंडिया, और जो मॉडर्न इंडिया सेकेंड पार्ट है। मतलब जो अभी हम लोगों ने जो पॉलिटी के और मॉडर्न इंडिया तक के जितने भी टेस्ट सॉल्व किए हैं उसका कंबाइंड टेस्ट ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, और इसमें करंट अफेयर जो रहेगा वो अगस्त माह का रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ये आप लोगों को अच्छा डिस्कशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग, जो हमारा भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान के भाग जो भाग 9 के अनुसार बताना है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। तो इसमें नगर पालिका में प्रतिनिधित्व के बारे में बताना है कि कौन कौन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि लोकसभा के ऐसे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों जिनमें कोई नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतया यह भगता समाविष्ट हो, मतलब उसका कोई क्षेत्र समाविष्ट हो, इसके बारे में बात की जा रही है। और सेकेंड है कि नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को। ठीक है, और थर्ड है हमारा कि राज्यसभा के ऐसे सदस्यों को जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचन के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, यानी पंजीकृत है वहाँ पे। ठीक है, तो इन तीनों को मतलब जो ये भाग 9A है जो नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए तीनों की तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हैं, इन्हीं के आधार पर हम उसमें उनको प्रतिनिधित्व देते हैं। ठीक है, तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के मूल सिद्धांत हैं। तो फर्स्ट है कि अन्यायी व्यक्तियों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं। सेकेंड है कि कर्मों के विचारों की अनुरूपता, और थर्ड है कि हिंसा कायरता से श्रेष्ठतर है। ठीक है, तो इसमें जो ये गांधी जी की सत्याग्रह के जो मूल सिद्धांत थे, ये तीनों के तीनों मूल सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अन्यायी जो शक्तियों के प्रति दुर्भावना नहीं, ठीक है, कोई दुर्भावना नहीं, और कर्मों के विचारों में अनुरूपता, और हिंसा कायरता से श्रेष्ठतर है, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था अगर कायरता और हिंसा में कोई एक चीज़ चुननी हो तो हम हिंसा को चुनेंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। सेकेंड है कि इसे एक संसद सदस्य को प्राप्त सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। थर्ड है कि यह सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता होता है और सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये महान्यायवादी के संबंध में। तो देखो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये संसद में बोल सकता है, उसमें कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, और इससे संसद सदस्य को प्राप्त सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं होता है, इसमें जो राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक ये मतलब रह सकता है। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन इसका सही हो गया, एक और दो स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि व्याप्तगत जो मतलब हड़प नीति थी डलहौजी की, उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसके अंतर्गत नैसर्गिक उत्तराधिकार के अभाव में सभी व्यक्तियों सभी भारतीय रियासतों का विलय किया जा सकता था। ठीक है, सेकेंड है कि नैसर्गिक उत्तराधिकारियों के अभाव के आधार पर विलय की जाने वाली प्रथम रियासत अवध थी। और थर्ड है कि इसने दत्तक पुत्र को राजा की निजी संपत्ति के उत्तराधिकारी के अधिकार से वंचित कर दिया था। ठीक है, तो देखो इसमें जो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये तो हमारा जो गलत है, क्योंकि इसमें जो उत्तराधिकार का मतलब जो उत्तराधिकार था उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करना था, बल्कि जो उनके मतलब जो अधिकार थे राजाओं के जो होते थे उनको समाप्त कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जो उनकी संपत्ति होती थी वो उनको दे दी जाती थी। ठीक है, राजा का स्टेटस नहीं मिलता था उन लोगों को। ठीक है, और ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा जो गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि अवध पहली रियासत थी हड़प नीति के अंतर्गत जो मतलब समाप्त की गई थी, तो नहीं, ऐसा नहीं था। हड़प जो अवध था इसे तो कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया था। ठीक है, ये तो 1856 में इसको मिलाया गया था। ठीक है, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। और पहला जो राज्य था जिसे उत्तराधिकार के आधार पर विलय किया गया था वो सतारा था, 1848 में इसको मिलाया गया था। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि इसमें सभी रियासत जो भारतीय रियासत थे उनको शामिल नहीं किया गया था। इनमें जो शामिल किया गया था जो ये डलहौजी की जो नीति थी, ठीक है, जो व्याप्तगत नीति, इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी राज्यों को। ठीक है, राज्यों की 3 कैटेगरी बनाई गई थी। उसमें क्या था, पहले में जो ऐसे रियासत थे जो कि जो ब्रिटिश सरकार की जो सत्ता के अधीन कभी नहीं आए थे, ठीक है, या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं आए थे, तो उन लोगों के लिए ऐसे रूल नहीं लागू थे। ठीक है, लेकिन ये 2 कैटेगरी जो थी जो उनके अधीन रही थी उन पे ये लागू था, तो ये हमारा गलत हो गया ये भी स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट ये सही नहीं है इसमें, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई भी नहीं सही है इसमें। नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समितियां या आयोगों में से कौन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति। ठीक है, सेकेंड है स्वर्ण सिंह समिति, और थर्ड है कि सरकारिया समिति। तो देखो इसमें न्यायमूर्ति वर्मा समिति और स्वर्ण सिंह समिति ये तो मूल अधिकारों से संबंधित है, और ये स्वर्ण सिंह समिति तो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में इसी की अनुशंसा के आधार पर मूल कर्तव्यों को लाया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी देखने को मिलेगी सरकारियात, तो ये सरकारियात तो केंद्र और राज्य संबंध के बारे में सिफारिश की थी इसने। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा 1 और 2 सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित सीमाओं में से कौन से भारत में संसद की शक्तियों पर आरोपित की गई हैं। ठीक है, तो इसमें देखो लिखित संविधान होना चाहिए, संघीय प्रणाली और मूल अधिकार, तो ये तीनों इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि जो संसद की शक्तियों पर आरोपित की जाती हैं। ठीक है, तो ये लिखित संविधान है, संघीय प्रणाली है और मूल अधिकार है। इसके साथ साथ ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है ये भी संसद की जो शक्तियों पर आरोपित किए जाते हैं, इस शक्तियों को कम करते हैं। ठीक है, मतलब सीमित करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसने सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना कैद करने के लिए अधिकृत किया था। ठीक है, सेकंड है कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह आरंभ करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया था। और थर्ड है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो ये देखो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ये रॉलेट एक्ट का जो सत्याग्रह हुआ था ये 1919 में हुआ था। इसमें इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके संबंध में ये उपाधि नहीं त्यागी थी। उसमें जब हुआ था जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला जो बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, उसके संबंध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और ये सेकेंड और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो आया था वो न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना कैद करने की बात की जा रही थी, तो इसको काला कानून के नाम से जाना था। और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आरंभ करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो 1 और 2 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड 8 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। सेकेंड है कि यह 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक पद धारण करता है। और थर्ड है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से
और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है, और इसकी जो पद धारण करता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो। ठीक है, और इसे उसी आधारों पे हटाया जा सकता है जिस आधारों पे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो तीनों ये लागू होती हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, और इसका संविधान में प्रोविज़न किया गया है 148 आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह राज्य के विधानसभा के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश प्रख्यापित करता है, मतलब जारी करता है। ठीक है, और सेकेंड है कि यह राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है, और थर्ड है कि यह निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर विनिश्चय करता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है कि उनकी जो सदस्यों की निर्भरता होती है यानी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, तो उसके बारे में ये जो राज्य निर्वाचन आयोग की मतलब सिफारिश के आधार पर ये मतलब निश्चित करता है। और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट से गलत है, क्योंकि ये कुलपतियों की नियुक्ति करता है, कुलपति नहीं होता है, कुलाधिपति होता है। ठीक है, उन सब विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की नियुक्ति करता है ये। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, और फर्स्ट वाला सही है कि अगर जो विधानमंडल में सत्र नहीं चल रहा होता है तो ये अध्यादेश जारी कर सकता है। ये आर्टिकल 213 में इसका प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो हमारा एक और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें राजा राम मोहन राय के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी थी जो सबसे पहले घटी थी। ठीक है, तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन की एकेश्वरवादी कलकत्ता एकेश्वरवादी समिति की स्थापना। ठीक है, और कलकत्ता वेदांत कॉलेज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, और संवाद कैमुदी समाचार पत्र का आरंभ। ठीक है, तो इसमें कौन सबसे पहले घटना हुई थी। तो देखो इसमें जो सबसे पहले घटना देखने को मिली थी, तो ये डी ऑप्शन सही है। संवाद कैमुदी जो संवाद कैमुदी समाचार पत्र का आरंभ 1819 में सबसे पहले बंगाल में किया था। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, फिर वेदांत कॉलेज और एकेश्वरवाद की ये मतलब स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि संकटपूर्ण वन्यजीव आवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। सेकेंड है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसी क्षेत्र के संकटपूर्ण वन्यजीव आवास घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये गलत है। ये जो संकटपूर्ण वन्यजीव आवास घोषित किया जाता है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं, बल्कि आपको अनुसूचित जनजाति और जो पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 आया था। ठीक है, उसी के अंतर्गत इसको जो है संकटपूर्ण वन्यजीव आवास घोषित किया जाता है, और इसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा घोषित नहीं किया जाता है। ये आपको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत ये मतलब घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है दोनों स्टेटमेंट, तो हमारा डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से मतलब स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है कि भारतीय संघ प्रणाली महासंघ के कनाडा मॉडल पर आधारित है। सेकेंड है कि भारतीय राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, और थर्ड है कि संविधान के जो संघीय चरित्र को संविधान के मूल ढांचे से सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये महासंघ लिया गया है ये कनाडा मॉडल पर आधारित है, और जो ये आपको ये मतलब भारत में राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है, और इसमें जो ये ढांचा है ये चरित्र में संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। ठीक है, तो ये मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, तो हमारा ये डी ऑप्शन सही है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। तो इस बताना है कि ये धन विधेयक के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताना है। तो फर्स्ट वाला है कि धन विधेयक केवल किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, बी है कि राष्ट्रपति द्वारा इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, और सी है कि यह भारत के लोक लेखा के मद में धन की प्राप्ति से संबंधित है,
और डी ऑप्शन है कि यह किसी विधेयक को उसमें अर्थदंड या अन्य आर्थिक शक्तियों के आरोपण से संबंधित प्रावधान सम्मिलित होने की स्थिति में धन विधेयक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये डी ऑप्शन है, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो धन विधेयक उसी को माना जाता है जो आर्टिकल 110 में जितने प्रोविज़न किए गए हैं वही होने चाहिए। अगर उससे अलावा कोई अलग प्रोविज़न जोड़ दिया जाता है तो वो धन विधेयक नहीं रहता, उसको वित्त विधेयक के नाम से जाना जाता है, जिसका आर्टिकल 112 में प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो ये वित्त विधेयक के अंतर्गत में आ जाएगा जी। जो ये चौथी कंडीशन बताई गई है कि अर्थदंड या कोई अन्य शक्तियों को आरोपित से संबंधित प्रावधान सम्मिलित होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है कि ये किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष ही डिक्लेयर करता है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति इसके लिए पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, और ये लोक लेखा के मद में धन प्राप्ति से संबंधित होता है। ठीक है, तो तीनों ऊपर के स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि न्यायालय के अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपनी अवमानना संबंधी शक्तियां संविधान में से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और सेकेंड है कि कार्यपालिका के पास अवमानना के लिए जांच और दंड के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की शक्ति है। ठीक है, तो देखो ये कार्यपालिका के साथ ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। जो ये अवमानना और जांच के दंड की प्रक्रिया का प्रोविज़न किया गया है, ये आया था जो अवमानना एक न्यायालय अवमानना एक्ट आया था। ठीक है, उसी के अंतर्गत किया गया है, और न्यायालय अवमानना एक्ट 1971 का आया था। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये शक्तियां प्रदान की गई हैं। और ये उच्चतम न्यायालय और जो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों भी अवमानना के लिए जो है अपनी शक्तियों का प्राप्त करते हैं, जो संविधान में जिनका प्रोविज़न भी किया गया है। देखो जो उच्चतम न्यायालय है ये आर्टिकल 129 के अंतर्गत प्राप्त करता है, और जो हाई कोर्ट होता है इसको 215 आर्टिकल 215 के अंतर्गत प्रोविज़न मतलब ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित किया जाता है। सेकेंड है कि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, तो देखो ये जो 368 होता है 359 जो होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसका जो मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जाता है, मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन होता है उनका निलंबन किया जाता है, ना कि मूल अधिकारों का। और इसमें सभी जो मूल अधिकार होते हैं उनका प्रवर्तन निलंबन नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 20 और 21 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनका निलंबन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो ये भी गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 19 है उसमें अगर सशस्त्र विद्रोह के द्वारा अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो इस संबंध में कोई भी जो मूल अधिकार हैं उसका जो है निलंबन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनके प्रवर्तन का निलंबन नहीं किया जा सकता। ये दो ही कंडीशन में हो सकता है, जो मतलब जैसे बाह्य युद्ध हो या फिर युद्ध चल रहा हो, बाह्य आक्रमण किया गया हो किसी देश के द्वारा या युद्ध हो। ठीक है, उस स्थितियों में इसको जो है निलंबित इनका प्रवर्तन निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 16। तो इसमें कहा गया कि उत्तर भारत में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि एका आंदोलन के दौरान किसानों ने शपथ ली थी कि वो केवल अभिलिखित लगान का लेकिन समय पर भुगतान करेंगे। और सेकेंड है कि फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। और थर्ड है कि बकस्त भूमि आंदोलन बिहार के काश्तकारों द्वारा किया गया था, क्योंकि उन्होंने लगान की भुगतान न करने के कारण जमींदारों के हाथों अपनी भूमि खो दी थी। ठीक है, तो देखो ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है, क्योंकि ये फैक्ट सही है। ये जो मतलब बिहार में जो आंदोलन हुआ था बकस्त भूमि आंदोलन, तो ये लोग अपनी जो लगान नहीं पे कर पाए थे, इसीलिए उनकी ज़मीन जब्त कर ली गई थी। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो अखिल भारतीय किसान सभा की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सहजानंद सरस्वती ने 1936 में की थी। और इन लोगों ने जो गौरी शंकर और इंद्र
नारायण तिवारी थे, द्विवेदी थे, इंद्र नारायण द्विवेदी। तो इन्होंने जो प्रांत जो संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की थी इन लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि एका आंदोलन के दौरान किसानों ने शपथ ली थी कि वो केवल जो अभिलिखित है, जितना तय किया गया है उसी के आधार पर वो लगान पे करेंगे, ना कि उसको बढ़ी हुई कीमतों पर, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि सरकार के विभिन्न स्वरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि महासंघ में सरकार की शक्ति महासंघ में जो सरकार की शक्ति स्वतंत्र राज्यों के पास होती है। सेकेंड है कि सरकार के एकात्मक स्वरूप में केंद्र सरकार के पास सबसे कम शक्ति होती है। और थर्ड है कि यूनाइटेड किंगडम महासंघ प्रणाली का एक उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो देखो, अगर महासंघ की बात करें तो ये तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि महासंघ में सरकार की शक्ति स्वतंत्र राज्यों के पास होती है। लेकिन जो कहा गया है सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो इसमें देखो एकात्मक स्वरूप में केंद्र सरकार के पास शक्ति कम नहीं होती, उसमें सारी शक्ति केंद्र में ही निहित होती है, ठीक है। तो ये गलत है। और यूनाइटेड किंगडम में जो महासंघ प्रणाली एक उदाहरण है, तो नहीं, ये यूनाइटेड किंगडम महासंघ प्रणाली का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे तो मतलब केंद्र सरकार के पास शक्ति है यहाँ पे, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो स्थानीय सरकारों को उस शक्ति का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब विभाजित कर देते हैं, तो ये ऐसा उदाहरण नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो एक केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो ब्रिटिश से क्या क्या हम लोगों ने लिया है, तो उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद, उसकी भूमिका, ठीक है। सेकेंड है कि राज्यों के संघ के रूप में भारत सरकार। और थर्ड है कि निम्न सदन के निर्वाचन हेतु फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ये हमने सिस्टम लिए हैं वहाँ से। तो देखो, ये फर्स्ट वाला तो लोकसभा अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, और ये थर्ड स्टेटमेंट ये भी जो निर्वाचन हेतु जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम था चुनाव का, ठीक है, ये भी हम लोगों ने ब्रिटिश से लिया है। लेकिन जो राज्यों का संघ के रूप में भारत सरकार में जो अपनाया गया है संघीय स्वरूप, ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें कहा गया कि विदेशों में परिचालित विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यूनाइटेड इंडिया हाउस लंदन में, ठीक है, और स्वदेश सेवक होम वैंकूवर, और युगांतर आश्रम तो सिएटल, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन से सुमेलित हैं, ठीक है। तो इसमें अगर सुमेलित की बात करें तो देखो, जो यूनाइटेड इंडिया हाउस था, ठीक है, ये तो सिएटल में था, जो कनाडा में क्षेत्र है, ठीक है, कनाडा के सिएटल में था। इसमें क्या था, तारकनाथ और जीडी कुमार ने इसकी स्थापना की थी, जो लंदन हाउस की तर्ज पे, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये स्वदेश सेवक होम, तो ये वैंकूवर कनाडा में स्थापित किया गया था जीडी कुमार द्वारा, ठीक है। तो ये तो हमारा सुमेलित है सेकेंड स्टेटमेंट। लेकिन थर्ड वाला गलत है, क्योंकि जो युगांतर आश्रम था ये सेंट फ्रांसिस्को में स्थित था, और ये गदर पार्टी का मुख्यालय हुआ करता था, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है, तो सेकेंड स्टेटमेंट केवल हमारा सुमेलित है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा D10 क्लब संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि आपदा सुनम्य अवसंरचना को बढ़ाने वाले देशों के एक समूह को, ठीक है। सेकेंड है कि अपनी स्वयं की 5G तकनीकी विकसित करने वाले देशों के एक समूह में। सी है कि नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने वाले देशों के एक समूह में, ठीक है। और डी है कि तृतीय विश्व युद्ध के दौरान लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले एक समूह में, ठीक है। तो देखो, इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो अपनी स्वयं 5G तकनीकी वाले देशों के एक समूह में जो 5G टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, ठीक है, इसी में ये शामिल किया गया है, इन्हीं के लिए ये बनाया गया है। और इसमें देखो G7 कंट्री शामिल हैं, ठीक है। G7 के साथ साथ आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया हैं, ठीक है, ताकि चाइना को टैकल किया जाए। चाइना के मतलब विपक्ष में ये बनाया गया है। G7 में कौन कौन से कंट्री हैं, तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो, मैं 2 कंट्री बता दे रहा हूँ, बाकी 5 कंट्री आप लोगों को बताना है। तो यूके और यूएसए, ठीक है, और उसके बाद कौन सी 5 कंट्री वो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
तो यार एक आधे क्वेश्चन का आंसर दिया करो, तो आप लोगों की जो एक्टिविटी बनी रहेगी और आप मतलब सक्रिय मूड में रहेंगे। अगर आंसर को आप देते रहते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर देते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा सक्रिय मूड में बने रहते हैं, ठीक है। तो उसका आपको अच्छे से और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 21। तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में कर्जन किचनर विवाद संबंध था। तो ये किससे संबंधित था कर्जन किचनर विवाद? तो इसमें ए ऑप्शन है सैन्य मामलों के दोहरे नियंत्रण के उन्मूलन से, ठीक है। बी है कि हमारा बंगाल विभाजन निरस्त करने से। सी है कि कलकत्ता निगम में निर्वाचन सदस्यों की शक्ति कम करने से। और डी है रियासतों के शासकों की यूरोप की यात्राएं प्रतिबंधित करने से, ठीक है। तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है, सैन्य मामलों के दोहरे नियंत्रण से संबंधित था यह कर्जन किचनर विवाद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसमें अधिकांश भारतीय प्रतिनिधि तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। और सेकेंड है कि इसमें भारतीय व्यापारिक नेताओं ने भाग नहीं लिया। तो देखो इसमें देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस की तरफ से केवल और केवल सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और किसी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। और इंडिविजुअल तरीके से नेताओं ने भाग लिया था, लेकिन इन्होंने कांग्रेस की तरफ से केवल और केवल गांधी जी ने लिया था। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और सेकेंड वाला जो है इसमें भी ये गलत है, क्योंकि व्यापारिक जो समूह था उसमें भी ये लोग जो फिक्की व्यापारिक समूह था इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। और इसमें जो घनश्याम दास बिडला और पुरुषोत्तम दास बिडला इन लोगों ने मतलब इसमें पार्टिसिपेशन किया था। इसके साथ साथ सांप्रदायिकतावाद, अवसरवादी और राजाओं के प्रतिनिधि और जमींदार इन लोगों ने भी इंडिविजुअल रूप से मतलब अपना एक प्रतिनिधित्व किया था सब लोगों ने, ठीक है। तो इसमें कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 23। तो इसमें कहा गया कि जीरो द वनरेबिलिटी शब्द किससे संबंधित है? वल्नरेबिलिटी जो है, ठीक है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में जल की शून्यता उपलब्धता से है, ठीक है। सेकेंड है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सुरक्षा त्रुटि से है। और थर्ड है कि अर्थ आवर दिवस के संबंध में जागरूकता से है। और डी है कि महिलाओं के विरुद्ध शून्य अपराध का स्तर प्राप्त करने से है, ठीक है। तो अगर इसमें जीरो वल्नरेबिलिटी की बात करें तो इसमें देखो ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सुरक्षा त्रुटि होती है, जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और जो सुरक्षा त्रुटियां मतलब छूट जाती हैं, जिससे जो है साइबर अटैक हो सकता है, ठीक है। वो लोग इसका लूप होल का प्रयोग करके साइबर अटैक करते हैं, उनको मतलब घुस के उसमें मतलब उनकी प्रेरित मतलब उनको स्पाई करते हैं, मतलब चोरी करते हैं डाटा को उसके माध्यम से। तो उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई सी मतलब माइन्यूट सी गलती के कारण वो लोग मतलब ऐसा कर पाते हैं, तो उसी के बारे में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। नेक्स्ट है 24। तो इसमें कहा गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान देशज टोडा कारीगर स्थानीय निवासियों और पुलिस के लिए मास्क बना रहे हैं, ठीक है। इस संदर्भ में टोडा कढ़ाई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इन्हें स्थानीय रूप से पुखूर के रूप में जाना जाता है। सेकेंड है कि इन्हें सफ़ेद सूती कपड़े की पृष्ठभूमि में लाल और काले धागे का उपयोग किया जाता है और इन्हें जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जो ये मतलब इनके टोडा कढ़ाई के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये जो तमिलनाडु है, ठीक है, वहाँ पे ये नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे इन लोगों की मतलब ये जनजाति एक पाई जाती है। नेक्स्ट है 25। इसमें कहा गया है कि लॉर्ड कर्जन के ने निम्नलिखित में से प्रशासनिक सुधार किए थे। तो कौन कौन से लॉर्ड कर्जन ने सुधार किए थे? तो फर्स्ट है कि अकाल अभियानों के परिणामों की जांच करने के लिए सर एंथोनी मैकडोनल्ड के अधीन अकाल आयोग की जो नियुक्ति की थी, ठीक है। और सेकेंड है कि अधीनस्थ जो स्वशासन पर एक प्रस्ताव अंगीकार कर मतलब स्वशासन स्थानीय स्वशासन पर एक प्रस्ताव अंगीकार करना, जिससे स्थानीय बोर्डों और नगर पालिका समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। और थर्ड है कि भारत में औद्योगिक और वाणिज्यिक हितों के आलोक में वाणिज्य और उद्योग विभाग नामक नए विभाग का गठन किया था। तो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, इन्होंने उद्योग और वाणिज्यिक हितों के लिए वाणिज्य विभाग का गठन किया था, ठीक है।
और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अकालों के अभियान की जांच के लिए एंथोनी मैकडोनल्ड के अधीन एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट इनके संबंध में गलत है। ये तो लॉर्ड रिपन के संबंध में इन्होंने स्वशासन के जनक के बारे में ये जाने जाते हैं और 1882 में जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा सी ऑप्शन, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 26। तो इसमें कहा गया है कि एक समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से इस सदस्य के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सूचना आयुक्त और जो मुख्य सूचना आयुक्त के मतलब जो मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाती है, तो उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री, सेकंड है लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो इसमें देखो प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। ठीक है, लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी नहीं इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें 3 ही लोग शामिल होते हैं। तो हमारा 1, 2 और 3 इसमें स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में निर्णयाधीन जिस पर न्याय द्वारा विचार किया जा रहा है मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, सेकेंड है कि किसी घटना की उसके घटित होने के 180 दिनों के भीतर जांच कर सकता है। और थर्ड है कि इसके पास उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। तो ये तो सही है कि ये मतलब ये किसी को कोई उल्लंघनकर्ताओं को दंडित नहीं कर सकता है, ऐसी इनके पास शक्ति नहीं होती है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसमें आरोपी के संबंध में जो निर्णय चल रहा हो, जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा हो, उसमें भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो किसी भी घटना के 1 वर्ष के अंदर की जो स्थितियां होती हैं उन पर जांच कर सकता है ये। ठीक है, 180 दिन ये गलत है हमारा। ठीक है, तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किन आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो फर्स्ट है कि युद्ध है, सेकंड है कि बाह्य आक्रमण है और थर्ड है कि आंतरिक अशांति। ठीक है, तो इसमें देखो ये गलत है थर्ड वाला स्टेटमेंट। आंतरिक अशांति के आधार पर कोई राष्ट्रीय आपात नहीं उद्घोषित किया जाता है, ये जो सशस्त्र विद्रोह होता है उसके आधार पर ये घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और युद्ध और बाह्य आक्रमण के संबंध में तो घोषित हो ही सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, थर्ड गलत है इसमें। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि कोई व्यक्ति जो निचले सदन का सदस्य नहीं है उस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो सकता। ठीक है, और सेकेंड है कि अध्यक्ष का निर्वाचन सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो देखो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि अगर उस सदन का कोई सदस्य नहीं है तो उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता और ये बहुमत जो साधारण बहुमत से इसकी चयन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो हमारा बी सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है, तो इसमें दोनों के दोनों हमारे सही हैं, तो हमारा जो इसमें जो ऑप्शन सही होगा तो हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सही नहीं पूछा गया है, लेकिन जबकि ये स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। सेकेंड है कि लखनऊ समझौता 1916 में यथासंभव व्यापक मताधिकार की मांग की गई थी। और थर्ड है कि भारतीय संविधान सभा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचित निकाय है। और फोर्थ है कि वर्ष 1950 में अधिनियमित भारत का संविधान 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वस्थ चित्त वाले व्यक्ति नागरिकों को प्रभावी रूप से मतदान करने का अधिकार प्राप्त करते हुए सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान किया था। ठीक है,
तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। जो इनकी जो 1950 में जो किया गया था वो 21 वर्ष थी, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, उसके अंतर्गत 1988 में जो ये संविधान संशोधन लाया गया था उसके आधार पर 18 वर्ष की गई थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। और सेकेंड थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी सभा मतलब भारतीय संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित थी। तो ऐसा कुछ नहीं इसमें प्रोविज़न था। इसमें क्या था कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उन्हीं से अप्रत्यक्ष रूप से इनके विधानसभा में जो व्यक्ति आए थे उनको चुना गया था, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लखनऊ समझौता जो 1916 हुआ था इसमें यथासंभव व्यापक मताधिकार की मांग की गई थी। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है। और फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो वयस्क मताधिकार का जो यूएसए में प्रोविज़न आया था 1965 में देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन ये तो पहले से ही लागू था, तो ये मतलब गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट केवल इसमें सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख सीमाएं थी। तो फर्स्ट है कि मुस्लिम जनता से समर्थन का अभाव, ठीक है। सेकेंड है कि नरमपंथियों और गर्मपंथियों के मध्य वर्ष 1907 का सूरत विभाजन। और थर्ड है कि स्वतंत्रता संग्राम में संघीय राजनीति से अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल का संन्यास, ठीक है। तो इन लोगों ने संन्यास ले लिया था। और नरमपंथियों से का जो सूरत विभाजन हुआ था, गर्मपंथियों और नरमपंथियों का, और मुस्लिम जनता का समर्थन नहीं मिला था, इसीलिए ये स्वदेशी आंदोलन नहीं चल पाया था। और लास्ट में ये मतलब इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें कहा गया कि मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि जेनामी नामक हिंदू जमींदार मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे, ठीक है। सेकेंड है कि इस विद्रोह के सांप्रदायिकरण के ने जो मोपलाओं को सविनय अवज्ञा आंदोलन से पृथक कर दिया था। और ये कुंजा हमद हादी ने केरल के मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध समानांतर सरकार का गठन किया था, ठीक है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कुंज हमद हाजी इसने केरल में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध समानांतर सरकार का गठन किया था। और ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मोपला जो विद्रोह हुआ था ये 1921 में देखने को मिला था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं उस समय हो रहा था। उस समय ये जो खिलाफत और जो आपको देखने को मिला था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो उससे ये मतलब पृथक हो गए थे, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा सेकंड। और थर्ड वाला सही है, क्योंकि जो हिंदू में जो देखने को मिला था जो जेनामी नामक हिंदू जमींदार मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे, ठीक है। तो ये भी सही है। और फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, तो डी ऑप्शन सही है। और ये न्यूज़ में क्यों है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी ये जो कुंज हमद हाजी हैं, ठीक है, इनके नाम पर एक साउथ इंडिया में मूवी बनाई गई है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो ऐसे ये रहते हैं जो मतलब न्यूज़ में रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है यूपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट है 33। तो इसमें कहा गया कि भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका सृजन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। सेकेंड है कि 500 करोड़ रुपए की निधि जिसमें आरबीआई और वित्त मंत्रालय का समान अंश है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। जो पीओएस वाला ये पेमेंट ऑफ सेल वाला जो भुगतान है डिजिटल, उसके संबंध में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, ठीक है। और इसमें आधा जो मतलब 250 करोड़ आरबीआई इन्वेस्ट करेगी। और जो 250 करोड़ बचेगा उसको जो मतलब कार्ड जारी करती है जो मतलब जो कंपनी कार्ड जारी करेगी और जो बैंक से उसका मतलब लेन देन होगा, ठीक है, उसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा, ना कि वित्त मंत्रालय द्वारा। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 34। इसमें सुनहरे लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि सुनहरे लंगूर केवल असम और भूटान के कुछ भागों में पाए जाते हैं। और सेकंड है कि चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य सुनहरे लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। और थर्ड है इन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये गलत है। सूचीबद्ध जो किया गया है 1972 वाली, तो सूची 1 में इन्हें सूचीबद्ध किया गया था।
और जो IUCN का रेड लिस्ट स्टेटस है वो विलुप्त की श्रेणी में है, और साइट्स की जो परिशिष्ट सूची 1 में सम्मिलित किया गया है इनको, ठीक है। और ये चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य के लिए ये मतलब प्रसिद्ध है, सुनहरे लंगूरों के लिए। और ये भूटान और असम में पाए जाते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी इनकी मतलब बहुत तेज़ी से इनकी संख्या घटी है, ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये अभ्यारण्य और इनको आपको ये क्षेत्र याद रखना है। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट इसमें सही हो गया, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 35, इसमें तेज बहादुर सप्रू समिति के संदर्भ तेज बहादुर सप्रू समिति की रिपोर्ट जो आई थी 1945 में, इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इस समिति का गठन अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों का समाधान हेतु किया गया था। और सेकेंड है कि रिपोर्ट में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान से संबंधित मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। और थर्ड है कि रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो ये गलत है, इसमें पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। इसमें कहा गया था निर्वाचन मंडल पृथक नहीं होगा, लेकिन ये लोग क्या थे कि मतलब हाँ उसमें मतलब पार्टिसिपेट करते, उनके लिए सीटों का आरक्षण था, और वो मतलब संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव इन्होंने दिया था, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है तो ये जो अल्पसंख्यकों के संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए था, और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान संबंधी मांग को इसमें खारिज कर दिया था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 36, इसमें कहा गया है कि गांधी जी द्वारा वायसराय इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन से संभावित उत्तरदायी कारण थे? तो फर्स्ट है कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को कैद में होना, ठीक है। सेकेंड है कि नियमित अंतराल पर हड़ताल के कारण व्यापार और उद्योग में होने वाला नुकसान। और थर्ड है कि सरकार द्वारा संपत्ति की निर्मम जब्ती, ठीक है। तो जब्त कर लिया गया था सरकार के द्वारा, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। और जो कैदी थे, जो कांग्रेस के कैदी थे, ठीक है, उनको भी छुड़ाना था, तो इसीलिए वायसराय के साथ जो है गांधी जी ने समझौता किया था, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 37, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से लोकसभा महासचिव के कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बताना है। तो फर्स्ट है कि वह विवादास्पद मुद्दों पर पीठासीन अधिकारी को विवेकपूर्ण सलाह और विशेषज्ञतापूर्ण राय प्रदान करता है, ठीक है। सेकेंड है कि वह सदन के सदस्यों के लिए सक्रिय रूप से उपलब्ध होता है, चाहे उनकी किसी भी दल से संबद्धता हो। और थर्ड है कि वह सदन के दैनिक कार्यवली जारी करता है। तो ये देखो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इन स्थितियों में ये मतलब महासचिव का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवाद भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो, जो बात करें तो इसमें हमारे जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, क्योंकि जो इसमें उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि केवल संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के सभी सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है, राज्य विधानसभाओं को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। और इनके जो विवाद होते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कोई चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाता है, ना कि इसके द्वारा, ठीक है। तो हमारा जो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 39 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि हाल ही में पीएम केयर फंड के लिए सूचना का अधिकार के अनुरोध को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि लोक प्राधिकारी नहीं है, ठीक है। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकरण या निकाय या संस्थान लोक प्राधिकारी के रूप में वर्गीकृत हैं, ठीक है। तो उनके मतलब मानक बताने हैं। तो फर्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत गठित निकाय। सेकेंड है कि समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किया गया
आदेश द्वारा गठित निकाय, ठीक है। और लोक धर्मार्थ न्यास, तो इसमें देखो लोक धर्मार्थ न्यास यानी ये न्यास जो है यानी ट्रस्ट है, इनको शामिल नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के द्वारा कोई अगर निकाय गठित किया गया है या फिर कोई अधिसूचना दी गई, मतलब अधिसूचना सरकार की अधिसूचना के आधार पर, या कोई संसद के द्वारा कोई मतलब निकाय बनाया गया है, या विधानसभाओं के द्वारा कोई निकाय बनाया गया है, तो इसे मतलब आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, लोक प्राधिकारी। तो इसमें देखो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड हमारा गलत है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो केयर फंड के संबंध में ये सूचना मांगी गई थी, तो जो उसको इनकार कर दिया गया था, उसको सूचना को देने से कि कितना पैसा आया है और कहाँ कहाँ हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो इससे इनकार कर दिया गया था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से हाल ही में सुर्खियों में रहे 5I समूह का भाग नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है 5I समूह का भाग, तो ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, ठीक है। तो इसमें देखो जापान शामिल नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और इसके साथ साथ और दो जो राष्ट्र हैं, ठीक है, वो भी शामिल हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। तो ये 5 देश इसमें शामिल हैं। और ये जो कोविड-19 का जो जांच करने के लिए जो चीन में भेजने के लिए दल की जो बात की जा रही थी, उसी के संबंध में ये मतलब था। और ये मतलब 5I समूह विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली ये समूह है जो खुफिया सूचनाओं को साझा करता है, ठीक है। तो इसीलिए और भारत भी इसका समर्थन कर रहा है, भारत इसका भाग नहीं है हालांकि, लेकिन इसका समर्थन कर रहा है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, जापान इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कोई पूर्वपद प्रभाव विधि नहीं है, नहीं उप मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कोई पूर्वपद विधि नहीं है, उपबंध निम्नलिखित में से किन विधियों पर आरोपित है, तो आपराधिक विधि, सिविल विधि, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो ए ऑप्शन सही है, जो आपराधिक विधि है इसमें कोई भी रूल होगा जो उसी समय लागू होगा, जो मतलब होगा जब बनेगा तभी से लागू होगा, ठीक है, उसके बाद से, लेकिन उससे पहले से लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन सिविल मामलों में जो अगर कोई है, जैसे वोडाफोन वाला केस हुआ था, ठीक है, तो कर के संबंध में, तो उसे मतलब भूतपूर्व लागू किया जा सकता है, भूतलक्षी तौर पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा 42। तो इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कैग का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सेकेंड है कि कैग के कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों को के संबंध में संसदीय जो कैग के कार्यालय के सेवारत व्यक्तियों के संबंध में संदेय सभी वेतन और भत्ते सहित कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है कि हमारा वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होगा, ठीक है। तो जो इसके बारे में बात की जा रही है, तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट जो कहे गए हैं, तो इसमें देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है कि उसका अगर वो मतलब कैग के पद से उसका मतलब मतलब जब पूरा हो जाएगा उसका, वो ख़त्म होगा उसका, ठीक है, समाप्त होगा, तो उसके बाद वो किसी भी पद पर रहने के योग्य नहीं है, ठीक है। और ये इसके जो भी ये वेतन भत्ते और व्यय होते हैं, ये जो प्रशासनिक व्यय होते हैं संचित निधि पर भारित होते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनके जो वेतन सेवा और वेतन भत्ते हैं, ठीक है, ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ना कि राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 43। इसमें कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यकरण की सुरक्षा है तो संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सभी वे भारत की संचित निधि पर भारित हैं। सेकेंड है कि यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य अपना प्रथम कार्यकाल पूरा होने के पश्चात उस पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त होने के पात्र होते हैं, ठीक है, मतलब नियुक्त होने के पात्र नहीं होते हैं। और थर्ड है कि पदावधि की समाप्ति के पश्चात यूपीएससी का अध्यक्ष सरकार के या किसी राज्य के सरकार के अधीन किसी अन्य पद को धारण करने का पात्र नहीं होता है। तो देखो ये तो सही है, क्योंकि ये पात्र नहीं होते हैं और इनका जो पुनः कार्यकाल भी इनका जो जो कहा गया है कि पात्र नहीं होते हैं, ठीक है।
तो ये तो हमारा ये भी स्टेटमेंट है सही है, क्योंकि पुनः इनका नियुक्ति नहीं की जा सकती, और ये जो जितने भी इनके खर्चे होते हैं और पेंशन और ये सब होता है, ये संचित निधि पर भारित होते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि जो ये यूपीएससी आयोग है, इसको किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रखा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है 44। इसमें कहा गया कि अगस्त 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के सभी पदों को हटाए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। तो किस लिए इन्हें सभी पदों से हटा दिया गया था। तो ए ऑप्शन है हमारा, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में त्यागपत्र के पश्चात वह फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपना दल स्थापित करना चाहते थे। सेकेंड है कि बी, उन्होंने कांग्रेस की पुरानी कार्यकारिणी समिति के साथ कार्य करने से मना कर दिया था। और सी है, उन्होंने प्रदेश कांग्रेस समिति पीसीसी की पूर्व अनुमति के बिना कांग्रेसियों द्वारा सविनय अवज्ञा पर प्रतिबंध लगाने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रस्ताव के विरुद्ध अखिल भारतीय विरोध का आह्वान किया था। और डी है कि उन्होंने अधिकांश शीर्ष कांग्रेस नेताओं पर महासंघ के प्रश्न पर सरकार के साथ समझौता करने का आरोप लगाया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो, इसमें सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि मतलब यही कारण उत्तरदायी था मेन, कि उन्होंने कांग्रेस समिति की पूर्व अनुमति के बिना कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा पर प्रतिबंध लगाने वाले अखिल भारतीय राष्ट्रीय समिति के प्रस्ताव के विरुद्ध अखिल भारतीय विरोध का आह्वान किया था। इसीलिए इनको जो है पद से हटाए जाने के लिए कारण, मतलब यही इनका मुख्य कारण था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया है कि मराठा आंग्ल युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मराठा आंग्ल युद्ध बसीन की संधि के दौरान समाप्त हुआ था। सेकेंड है कि प्रसिद्ध भीमा कोरेगांव की लड़ाई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। और थर्ड है कि पिंडारी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक थे। ठीक है, तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि पिंडारी जो तृतीय आंग्ल मराठा के युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक थे। और ये जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई थी, ये भी एक मतलब तृतीय युद्ध की लड़ाई की शुरुआत की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है हमारा, क्योंकि भीमा कोरेगांव की लड़ाई ही जो है तृतीय आंग्ल मराठा के युद्ध में बदल गई थी 1 जनवरी 1818 में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो प्रथम युद्ध मराठा युद्ध हुआ था उसके संबंध में जो सलवाई की जो ये मतलब सलवाई की संधि हुई थी 1782 में। ठीक है, तो इसी के संबंध में ये था, तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। और जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके संबंध में बसीन की संधि हुई थी। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 46। इसमें कहा गया कि निम्न लिखित रिटों में से कौन सी सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है। तो इसमें से कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये निजी और सरकारी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। लेकिन जो परमादेश है ये निजी अधिकारियों के विरुद्ध जारी, मतलब निजी अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ये केवल सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है, और प्रतिषेध है ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है, निजी व्यक्तियों के संबंध में ये जारी नहीं किया जा सकता। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 47 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की आवश्यक विशेषताएं हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि सीमित शासन, सेकेंड है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और थर्ड है कि राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में राजा। ठीक है, तो इसमें अगर संविधानवाद की बात करें तो सीमित शासन की बात की जाती है इसमें। और ये जो सार्वभौमिक मताधिकार, इसका ये कोई अनिवार्य कारण इसका नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। और थर्ड वाला जो कहा गया है तो ये भी गलत है, क्योंकि कोई भी जो संविधान का प्रमुख होता है, जो मतलब राष्ट्र का प्रमुख होता है, वो राजा के रूप में नहीं होता, वो निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा जो एक फर्स्ट ए ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 48। इसमें कहा गया है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक विस्तृत है। ठीक है, सेकेंड है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का संविधान विधान की समवर्ती सूची का उपबंध करता है। और थर्ड है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों
का संवैधानिक दोनों का संविधान अवशिष्ट शक्तियों के को संघ में निहित करता है। तो देखो ये गलत है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में होती हैं ये संसद में निहित होती हैं, ठीक है। और जो ये जो यूएसए में बात करें तो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं। तो ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। और सेकेंड वाला जो कहा है, तो देखो भारत में राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो संघ सूची, ये 3 सूचियाँ इसमें की गई हैं। लेकिन जो यूएसए है वहाँ पे समवर्ती सूची का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट में जो कहा गया है कि संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक विस्तृत है, जो है, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत जो शक्तियों का विभाजन संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक विस्तृत है। तो ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ और जो समवर्ती सूची का प्रोविज़न है, और इंडिया मतलब यूएसए में ये कम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 49। तो इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार निरोध पर संथानम समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी स्थापित की गई है। तो ये है लोकपाल और लोकायुक्त। सेकेंड है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सतर्कता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, सीवीसी। तो इसमें देखो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये संथानम समिति के अंतर्गत इसका स्थापना की गई थी। ये संथानम समिति 1964 में आई थी, ठीक है। उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है। लेकिन ये जो फर्स्ट और जो हमारा ये लोकपाल है, तो ये लोकपाल एक्ट के द्वारा आया है, 2013 का जो एक्ट आया है, ठीक है। और अभी इसकी नियुक्ति भी की गई है 2020 में। और ये इसकी जो अनुशंसा की गई थी, तो ये जो फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट आई थी 1966 से 70 के बीच में, ठीक है। तो उसी के द्वारा इसमें मतलब इसने इसकी अनुशंसा की थी। और मानवाधिकार आयोग का गठन तो किया गया है 1993 में, ठीक है, संसद के एक्ट के द्वारा। तो ये हमारा सेकेंड मतलब थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है, थर्ड और फर्स्ट एंड सेकेंड गलत हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि तेभागा आंदोलन का नेतृत्व पंजाब क्षेत्र के बटाईदारों द्वारा दमनकारी जोतकारों के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि इस आंदोलन की मांग बटाईदारों की फसल हिस्सेदारी आधी से बढ़कर 2/3 करना था, ठीक है। तो ये तो सही है स्टेटमेंट, क्योंकि 2/3 करना था, क्योंकि पहले आधा मतलब लिया जाता था किसानों से, ठीक है, बटाईदारों से, जो जमींदार ले लेते थे। लेकिन इन्होंने मतलब 2/3 करने की बात की थी। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। और ये तेभागा आंदोलन पंजाब में नहीं हुआ था, ये बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बंगाल में ये 1946 में हुआ था, किसानों ने ये आंदोलन किया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, सेकेंड सही है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने 50 क्वेश्चन आज के देख लिए हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें इनकी आवश्यकता है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि सबके लिए अब प्रोवाइड कराओ, जिन्हें आवश्यकता नहीं उन्हें बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन जिन्हें आवश्यकता है उन्हें प्लीज़ ज़रूर इनको शेयर कीजिए और उसको मतलब प्रोवाइड के कराइए, ठीक है। और मैं पीडीएफ भी सारी की सारी अब पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब कोई अभी इश्यू तो नहीं है कॉपीराइट का, तब तक मैं मतलब जब तक मिलती रहेंगी तब तक मैं करता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और जो भी है और यार एक बात ये है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं यार। लाइक तो करके जाओ, 1 सेकेंड लगता है यार। मैं 5 घंटे एक लेक्चर को बनाने में लगता है, मुझे लगता है, और आपको लाइक करने में 1 सेकेंड लगता है, तब भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ये गलत बात है भाई। देखो आप लोग यार सपोर्ट करोगे तभी तो मैं काम कर पाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, जैसा भी है देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।